हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं विलयन के सांद्रता के जितने भी ज्ञात करने के नियम थे, वो सारी सांद्रता आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो उसको आप देख करके जब ये टॉपिक देखेंगे तो आपको और अच्छे से बेहतरीन से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की आपको हम शुरुआत किए हैं। उसके पहले भी आपको सांद्रता में कई ठो मोलारिटी है, नॉर्मालिटी है, उसके बाद आपका मोल फ्रैक्शन है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, तब इस वीडियो को आप देखिएगा और अच्छे से मजा आएगा पढ़ करके। ठीक है, आइए देखते हैं वेपर प्रेशर। सुनिएगा ध्यान से। हम एक टॉपिक उठाते हैं, वेपर प्रेशर इन ओपन कंटेनर। ठीक है, क्या देखते हैं। वेपर प्रेशर होता क्या है कि वाष्पन की क्रिया से, जो वाष्पन होता है, वाष्पन की क्रिया से ही वाष्प दाब निर्मित होता है, या वाष्पन की नॉर्मली रूप से हम लोग कह सकते हैं। जब वाष्पन की क्रिया होगी तो ही आपका क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा, अर्थात तो वाष्प से ही वाष्प दाब बनता है। ठीक है भाई साहब, नॉर्मल रूप से इसे हम कह सकते हैं। ये किससे बनता है, वाष्प से, वाष्प से वाष्प दाब बनता है, वाष्प दाब बनता है। ठीक है, एक हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, खुला पात्र में वाष्प दाब। किस पात्र में बाबू, खुला पात्र में, खुला पात्र में वाष्प दाब। खुला पात्र में वाष्प दाब कैसे बनता है या नहीं बनता है, यहां पर हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए देखिए, मान के चलिए कि हम लोग के पास ये एक कंटेनर है, एक पात्र है। ठीक है भाई, ये क्या है, कंटेनर है। अब ये कैसा कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर है। ओपन का मतलब खुला हुआ। और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड को रखा हुआ है। ये क्या है, लिक्विड रखा हुआ है, माने कि द्रव रखा हुआ है। ठीक है भाई, और इसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं इसका हम लोग टेम्परेचर। अच्छा, इसमें जो लिक्विड है, तो ये जो ऊपर वाले कण होते हैं इसे बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और जो बीच वाले अणु होते हैं इसको बोलते हैं बल्क, बल्क मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होगा, सुनेगा भाई ध्यान से। यहाँ पे कुछ घटना घटती है। इसमें क्या होता है कि जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स पर जो चारों ओर, जो बल्क के जो बीच वाले जो कण है, बीच वाले जो अणु हैं, इन पर चारों ओर के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। जैसे कि ये ने इसको खींचा है, फिर ये इसको खींच रहा है, माने सभी क्या करते हैं, चारों ओर से इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि बल्क मॉलिक्यूल्स पे, बल्क मॉलिक्यूल्स पर चारों तरफ के अणु आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई,
आकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इस पर केवल नीचे वाले अणु ही क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो, सरफेस मॉलिक्यूल्स पर केवल नीचे वाले अणु ही आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, आकर्षण बल लगाते हैं, केवल नीचे वाले अणु ही लगाते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा अर्थात उसी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं, बढ़ जाती है। जिससे इनकी का मतलब किसकी, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। सरफेस एनर्जी क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। और जब सब सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है तो जो सरफेस के अणु होते हैं वो इवोपरेट कर जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। तो सरफेस के अणु वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। और जब ये वाष्पन की क्रिया होती है, जब ओपन कंटेनर में ऐसे वाष्पन की क्रिया होती है तो जो इसमें लिक्विड है इसका द्रव्यमान घटता है, ठीक ना। तो तीसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि ओपन कंटेनर में वाष्पन से लिक्विड का मास घटता है। क्या होता है भाई साहब, घटता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई साहब, एस्केप कर जाते हैं। मतलब ये ऑपरेशन के द्वारा जो होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है इस कंटेनर से वाष्पन की क्रिया करके वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इस जो लिक्विड है इसका मास डिक्रीज होने लगता है, मास घटने लगता है। जैसे देख लीजिएगा, यदि आप किसी बर्तन में जल रखे हुए हो, उसका टेम्परेचर नियत है तो भी जो होता है उसमें के जल वाष्प बन के ऊपर उड़ता है और उसमें का जो जल होता है इसका मास घटता है, भार घटता है, अर्थात वह धीरे धीरे समाप्त होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि अणु एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो वाष्प बन के बाहर निकल रहा है, क्या कहीं दाब लगा रहा है? नहीं। तो फिर यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हो, और ये सबसे बेहतरीन इसका कैलकुलेशन निकल के आया। चौथा पॉइंट कि ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनता है। तो आप नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और रिजल्ट इस हमारे पूरे स्टेटमेंट का, पूरे ये चीज समझाने का यही निष्कर्ष निकल जाता है भाई साहब कि जो ओपन कंटेनर होता है, ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर अर्थात तो वाष्प दाब नहीं बनता है। तो नोट करेंगे बाबू हम लोग, ओपन कंटेनर में वाष्प दाब नहीं बनता है। भाई साहब, यदि आपको वाष्प दाब निर्मित करना होगा, वाष्प दाब लगाना होगा, वाष्प दाब उत्पन्न करना होगा, तो हमें ओपन कंटेनर नहीं चाहिए, खुला पात्र नहीं चाहिए। तो इस पूरे जो कैलकुलेशन आया इस थ्योरी का, यही आया कि जो ओपन कंटेनर होता है भाई साहब, जो ओपन कंटेनर होता है, जो खुला पात्र होता है, उस खुले पात्र में वाष्प दाब निर्मित नहीं होते हैं।
बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो सरफेस के अणु होते हैं वे इस्केप कर जाते हैं, वाष्पन से उस कंटेनर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसमें जो होता है कि वाष्प दाब नहीं बनता है। बात समझ में आई भाई साहब? बताइए, समझ में आ गई? तो अब हम लोग देखते हैं क्लोज कंटेनर पे वाष्प दाब बनता है कि नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? चलिए फटाक से इसको नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटा दें। चलिए आइए देखते हैं अब अपना अगला पॉइंट। इसी में क्या देखते हैं भाई साहब कि वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। कौन सा कंटेनर? क्लोज कंटेनर। देखिए खूबसूरत सा वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। वेपर प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। अब हम लोग देखते हैं बाबू, एक क्लोज कंटेनर को लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है बाबूआ, और इसको हमने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? क्लोज कर दिया इस प्रकार से। और इसमें हमने प्योर लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया बाबू? प्योर लिक्विड ले लिया, ठीक है। ये प्योर लिक्विड है। ये क्या है? प्योर लिक्विड है, ठीक है, प्योर लिक्विड है। और ये आपका क्लोज कंटेनर है। ये आपका क्या है? क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अब इसका भी अधिक टेम्परेचर हम लोग फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर इसका भी आप फिक्स कर दिए तो उससे वही घटना होगा। जो ये बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कौन सा बल्क जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, इस पर जो होता है कि चारों ओर के अणु क्या करते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। और जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस पर केवल नीचे वाले अणु ही क्या करते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं। और जब नीचे वाले अणु आकर्षण बल लगाते हैं तो इनकी भी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, सेम जैसे ओपन कंटेनर में बढ़ रहा था। और जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है? अब इनका गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो जो इसकी सरफेस एनर्जी है वो क्या होती है? बढ़ती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो फिर अब ये अपने सरफेस के अणु को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, अर्थात वाष्पित हो जाते हैं। ये क्या हो गए? वाष्पित हो गए। ये क्या हो गए? वाष्पित हो गए। जैसे भाई साहब ये वाष्पित हुए, ये क्या हो गए? वाष्पित हो गए। जो ऊपर के अणु हैं वो क्या हो गए? वाष्पित हो गए। जैसे वाष्पित हो गए तो वाष्पन तो हुआ, तो ये कंटेनर क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज है। तो ये जो होते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एस्केप नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, ये जाकर के यहीं पे टकराएंगे यहाँ पे। तो इसमें आपने एक चीज निष्कर्ष निकाला कि क्लोज कंटेनर में वाष्पन के समय जो अणु होते हैं एस्केप नहीं करते हैं। पहला तथ्य निकलेगा कि क्लोज कंटेनर में वाष्पन से या वाष्पीकरण से अणु एस्केप नहीं करते हैं, एस्केप नहीं करते हैं। अर्थात ये कंटेनर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कंटेनर क्या है बाबू? कंटेनर क्लोज है, ऊपर से बंद है। अब क्या होगा भाई साहब कि कुछ समय पश्चात, मतलब कि जैसे ये वाष्पित होंगे, ये ऊपर टकराएंगे, और टकराने के बाद ये क्या हुआ? वाष्पन हुआ। यहाँ पर वाष्पन की क्रिया हो गई, वाष्पन। और फिर यहीं पे जब क्या होगा कि संघनन होगा। क्या होगा? संघनन होगा।
संघनन का मतलब कि जो यही वाष्प है वह द्रव में बदल जाएगा। आपने घर में दाल पकाया होगा, तो जब दाल को ढकते हैं तो सबसे पहले उसमें आप वाष्पन की क्रिया होती है। तो जो प्लेट से आप ढके हुए हो पतीली को, तो उस पे वाष्प क्या होता है, जब जाकर के टकराता है तो फिर वह जल बूंदों के रूप में जमता भी है जब आप प्लेट उठा कर देखते हो तो। क्यों? क्योंकि वाष्पन तो हुआ, लेकिन वाष्पन के साथ साथ उसमें संघनन भी हो रहा है। तो वैसे यहाँ भी होगा, वाष्पन तो होगा, लेकिन जब संघनन होगा तो यहीं पर जल बूंद के रूप में ये वाष्प क्या हो जाएगी, मतलब कि एकत्रित होगी जल के बूंद के रूप में। या कौन सा लिक्विड का लिए हो, कुछ नहीं लिए हो ना, तो केवल बूंद के रूप में जो लिक्विड, चाहे जल बूंद कर सकते हो आप, जल बूंद के रूप में। क्योंकि हमने एक का ले लिया है, ये लिक्विड हमने ले जल H2O मान लीजिए, ये क्या है, H2O है। जो लिक्विड है ये क्या है, H2O है। जो प्योर लिक्विड है ये हम लोग का क्या है बाबू, H2O है। तो जल बूंद के रूप में क्या हो गया, एकत्रित हुआ। तो जैसे वाष्पन होता है, टकराता है, फिर संघनन होता है, और वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है कि क्लोज कंटेनर में वाष्पन एवं संघनन दोनों एक साथ होते हैं, जिसे साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था माने कि इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब सुनेगा ध्यान से, जब ये इक्विलिब्रियम की स्थिति बन जाती है क्लोज कंटेनर में, तो जो ये ऊपर का वाष्प है, यही जो वाष्प है इसके ऊपर एक दाब लगाता है, जो कंटेनर बंद हुआ है यहां पे जहां संघनन क्रिया हो रही है। तो साम्य अवस्था में या इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो लिक्विड का वाष्प है, उसी वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से क्या निकल जाएगा रिजल्ट। अब हम वाष्प दाब का डेफिनेशन अब आपको बता रहे हैं, इतना चीज समझाने के बाद, क्योंकि इसी प्रकार से वाष्प दाब बनता ही है। तो लिखेंगे भाई, साम्य अवस्था की साम्य अवस्था होगा कैसे, साम्य अवस्था ऐसे होगा, पहले लिख लीजिए। पहले क्या होगा, इधर आप कोई लिक्विड लिए हो, क्या लिए हो भाई, लिक्विड लिए हो। ठीक है, तो लिक्विड का जब क्या होगा, वाष्पन होगा, वाष्पन तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अब फिर जो वाष्प है इसका क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, संघनन होगा। और जब संघनन होगा तो फिर एक पुनः क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। और ये कंडीशन एक साथ होता है, और इसी को क्या कहते हैं भाई साहब, हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था, ये दोनों एक साथ संपन्न हो रहा है क्लोज कंटेनर में, संघनन भी और वाष्पन भी। तो इसका परिभाषा अब आपको हम बताते हैं कि साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में वाष्प के दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। अर्थात साम्य अवस्था की स्थिति में ही वाष्प के दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जो वेपर प्रेशर होता है क्लोज कंटेनर में बनता है, ओपन कंटेनर में नहीं बनता है। तो इसका रिजल्ट निकला बाबू ये कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर है, यह कहां पर बनता है, तो क्लोज कंटेनर में बनता है। क्लोज कंटेनर में क्या करता है, बनता है। कभी भी जो होता है कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब ओपन कंटेनर में नहीं बनता है। यहां से आपको बात समझ में आ गया। और देखिए ध्यान से, यदि प्योर लिक्विड
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये यदि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है तो उसको हम लोग पी नॉट ए से दिखाते हैं। ठीक है, प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर बराबर इसको दिखाते हैं पी नॉट ए से। ए का मतलब अधिक जल होगा तो यहाँ H2O कर देंगे ए के स्थान पे, एल्कोहल होगा तो C2H5 कर देंगे, C2H5OH कर देंगे एल्कोहल के लिए। जो यहाँ पर हम लोग लिक्विड लेंगे उसका यहाँ पर नाम लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि शुद्ध द्रव का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है तो उसके ऊपर नॉट दिखाते हैं। ये संकेत आप याद कर लीजिए, अब ये बार बार हम उपयोग करेंगे प्योर के लिए। बात समझ में आ गई, समझ में आई। कहिए तो वेपर प्रेशर कहाँ बनता है? वेपर प्रेशर बनता है बाबू हम लोग का कहाँ पे? क्लोज कंटेनर में। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनता है। बात समझ में आ गई। चलिए फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से इसको आप नोट करिए, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं और आगे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। जैसे आप एक क्लोज कंटेनर लेते हो भाई साहब, क्लोज कंटेनर, ठीक है, और इसमें आप लेते हो C2H5OH एल्कोहल। एक क्लोज कंटेनर और हम लोग लेते हैं और इसमें हम लोग लेते हैं प्योर H2O। दोनों में होगा वेपर प्रेशर, दोनों में, क्योंकि कंटेनर क्या है? क्लोज है। जब कंटेनर क्लोज है तो वेपर प्रेशर दोनों में बनेगा। तो क्या होगा कि जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल के एक अणु के मध्य एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और जो प्योर लिक्विड है तो एक जल के अणु के मध्य चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। चार को बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये भाई साहब कि जो इसका वेपर प्रेशर होता है वह मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाला, मतलब इसका मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा? जिसमें चार हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। इसमें जो होगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनका मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन जो फोर्स होगा बाबू, ये कैसा होगा? ये मिनिमम होगा, कम हो जाएगा। और इनका जो होगा मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स माने अणुओं के जो बीच का आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल, कौन सा बल भाई? आकर्षण बल जो होता है ये मैक्सिमम लग जाता है। अणुओं के बीच का आकर्षण बल जल का मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि एगो जल के अणुओं के बीच चार गो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें एक एल्कोहल के अणुओं के बीच एगो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसीलिए इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है और इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक हो जाता है। अब हमें देखते हैं भाई साहब, वेपर प्रेशर जो होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, यह वेपर प्रेशर व्युत क्रमानुपाती होता है 1/, ठीक है, 1/, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन
अट्रैक्शन फोर्स इन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, इस बल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या चीज, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यदि यह क्या है, प्योर एल्कोहल है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको लिखेंगे आप P0C2H5OH। यदि यह जल है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जल प्योर है, यहाँ पर इसमें कोई मिलावट है नहीं, कोई अन्य कंपोनेंट नहीं है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा P0H2O। क्योंकि प्योर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर के लिए क्या दिखाते हैं, P0। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकला, किसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा अणुओं का, तो एल्कोहल का। किसका अधिक होगा, तो जल का। तो आप हमेशा देखिएगा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप जब भी तुलना कर पाओगे भाई साहब, तो जो P0C2H5OH है ये बड़ा होगा P0C2 नहीं P0 किसके, H2O के। P0 किसके, H2O के। अर्थात एक निश्चित तापमान पर जल को और एल्कोहल को एक साथ वाष्पन की क्रिया कराई जाए तो जो एल्कोहल होता है वो जल्दी वाष्पित होता है, तेजी से वाष्पित होता है। और जब तेजी से वाष्पित होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और जो जल है एल्कोहल की अपेक्षा धीमी गति से वाष्पित होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, धीमा बनेगा और कम बनेगा। तो यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अलग अलग लिक्विड के लिए उसका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। बात समझ में आई बाबू, समझ में आई आपको? वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर समझाया, ओपन कंटेनर समझाया। ओपन में वेपर प्रेशर नहीं बनता है, क्लोज में वेपर प्रेशर बन जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया तो फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से इसको हम लोग नोट करते हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसके आगे क्या होता है। वाष्प दाब के बारे में कुछ और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपना रूप को दिखा देता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, जैसे हम एक लेते हैं एल्कोहल, क्या लेते हैं बाबू, एल्कोहल लेते हैं C2H5OH। ये आपका एल्कोहल है और इसको हम एक बंद पात्र में रख देते हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, तो P0C2 या P0 एल्कोहल, इसका नाम ही आपको क्या करिए, लिख दीजिए। ठीक है भाई साहब, चलिए एक और हम लोग कंटेनर लेते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ले लेते हैं ग्लाइकॉल। क्या ले लेते हैं बाबू, ग्लाइकॉल CH2OH, और ये हो जाएगा हम लोग का CH2OH। ठीक है, ग्लाइकॉल ले लिए, और इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। इसका वाष्प दाब आप लिख लो P0 ग्लाइकॉल। ठीक है, और एक और कंटेनर लेते हैं बबुआ हम लोग, बंद कंटेनर, और इसमें लेते हैं ग्लिसरॉल। क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ले लिए, और इसका P0 हो जाएगा, मतलब कि वाष्प दाब हो जाएगा P0 को वेपर प्रेशर आप कह सकते हो। ठीक है, VP कह सकते हो, मैंने वेपर प्रेशर, और इसको भी VP का मतलब क्या चीज, वेपर प्रेशर। तो P0 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आप ले लिए। ये तीन आपका प्योर लिक्विड है एक बंद कंटेनर में। ठीक है भाई, ये तीन प्योर लिक्विड है एक बंद कंटेनर में। तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा, आपको पता है कि इसमें केवल एक क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है एक एल्कोहल के अणुओं के मध्य। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जो है बढ़ते क्रम में, और आप पढ़े हो कि जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होगा मतलब कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिक लगेगा। रे बबुआ, आकर्षण बल अधिक लगेगा, और जिसमें आकर्षण बल अधिक लगता है उसका वाष्प दाब क्या होता है भाई, कम होता है। अर्थात जो VP होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के। तो इसमें सबसे कम, इसमें उससे अधिक, इसमें उससे अधिक। तो सबसे अधिक वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा, एल्कोहल का। तो आपका जो P0 एल्कोहल है,
पी नॉट एल्कोहल ये मैक्सिमम हो जाएगा और इससे थोड़ा सा कम होगा पी नॉट ग्लाइकॉल और इससे कम हो जाएगा पी नॉट ग्लिसरॉल। पी नॉट ग्लिसरॉल ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, बताइए। तो इस प्रकार से अलग अलग लिक्विड का यदि नेचर अलग अलग होता है तो फिर उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग वाष्प दाब की निर्भरता। वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है भाई साहब। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने खूबसूरत सा प्यारा सा इस टॉपिक को, वाष्प दाब की निर्भरता। ठीक है बाबू, तो पहला बात, वाष्प दाब की निर्भरता। वाष्प दाब की निर्भरता किन किन फैक्टर पर वाष्प दाब डिपेंड कर देता है, ठीक है। वो उस फैक्टर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि जो वाष्प दाब होता है बाबू, वो कंटेनर के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट, वाष्प दाब कंटेनर के शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो जो अब वाष्प दाब होता है, यदि बंद कंटेनर में यदि टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दे, फिक्स कर दे, क्योंकि ये कंडीशन किस पर लागू होगा, टेम्परेचर इसमें क्या होना चाहिए बाबू, फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब कि दो कंटेनर आप लिए हो, एक का आकार बहुत बड़ा हो, एक का आकार बड़ा हो और इसमें भी C2H5OH हो और टेम्परेचर दोनों का आपस में, इसका मान लीजिए T1 है और एक छोटा सा जार ले लिए, इसमें भी आप लिए हो C2H5OH और इसका T2 है और क्या है कि T1 T2 के बराबर है। तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड का नेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो लेकिन कंटेनर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें जो वाष्प दाब होगा वह एक समान होगा, क्योंकि जो वाष्प दाब होता है वह कंटेनर के आकार पे और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आई आपको पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो ये जो कंटेनर बाबू आप होता है, देख लिए कि नहीं निर्भर करता है इसके आकार और आकृति पर। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो वाष्प दाब होता है, यह वाष्प दाब, ठीक है भाई साहब, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। आकर्षण बल पर निर्भर करता है, अर्थात जो Vp होता है वेपर प्रेशर, वह होता है व्युत्क्रमानुपाती 1 के अट्रैक्शन फोर्स इन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि आकर्षण बल घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और आकर्षण बल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यदि आकर्षण बल को घटाते और बढ़ाते हैं अणुओं के मध्य का, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा, अर्थात परिवर्तन होगा। तो अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर वेपर प्रेशर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, वाष्प दाब द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है। माना कि जो अलग अलग इसमें द्रव भरा है, इसमें C2H5OH भरा है, इसमें एल्कोहल के अलावा आप ग्लिसरॉल भर दीजिए,
ग्लिसरॉल भर दीजिए, तो दोनों का नेचर अलग अलग हो गया, इसकी प्रकृति अलग अलग हो गई। जब प्रकृति अलग अलग हो गई तो इसका भी वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब में दोनों में क्या होगा, भिन्नता दिखेगी, दोनों अलग अलग हो गए, अर्थात क्योंकि उसका नेचर क्या है, द्रव का अलग अलग है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर हो गया। आपका चौथा फैक्टर हो जाएगा भाई कि वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब टी पर यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है लिक्विड के टेम्परेचर पर, अर्थात जो वेपर प्रेशर होता है बाबू, यह अनुक्रमानुपाती होता है टी के। अर्थात इसमें आप कह सकते हो कि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब लिक्विड का टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो ये आपके मुख्य 4 फैक्टर हैं, वेपर प्रेशर इन पर निर्भर करता है। बात समझ में आई आपको बाबू? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।